प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय चुनाव व्यवस्था में कुछ सुधारों की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि चुनाव सुधार, हर बार जब चुनाव होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम रिफॉर्म की बात करते हैं। हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को वर्तमान हालात के लिए दोषी करार दे देते हैं, लेकिन क्या ये प्रणाली किसी भी तरह के इमोशन लेस होकर के भाव शून्यता से काम कर रही है? यदि हम ये माने कि इस समाज समस्या में, चुनाव सुधार में समाज की भी स्पष्ट भूमिका है, भागीदारी है, तो हमारी ये मानना है कि हमारी जो राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार है वो समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। मतलब कि यदि हम किसी तरह के रिफॉर्म की बात करते हैं, किसी तरह के सुधार की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी जो सोशल सिस्टम है वो पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चेंज चाह रहा है। यहीं से हमारे चुनाव सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करता है। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जो चुने गए लोगों को गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चुनाव प्रणाली की जो कमियां हैं और जो उन कमियों को सुधारने के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के माध्यम से उनके बारे में चर्चा करूंगी। चुनाव सुधार के बारे में जहां तक हम समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को वर्तमान हालात के लिए दोषी मानते हैं, लेकिन क्या ये प्रणाली हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ये आवश्यक है? और इसीलिए ये आवश्यक है कि चुनाव सुधारों की चर्चा की जाए। चुनाव सुधारों में जो कारक काम में लिए जाते हैं या जो चुनाव सुधार के लिए जो कुछ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्राय उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देते हैं। वे अपनी संपत्ति, देनदारियों, आय तथा शैक्षिक योग्यता का विवरण नहीं देते हैं। चुनावों में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनावी व्यवस्था का एक गंभीर दोष माना जाता है। चुनावों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन की प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कानून सम्मत और असल खर्चों के बीच में काफी अंतर बढ़ गया है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। और ये जो समस्या है वो पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी, लेकिन वास्तव में अब पूरे देश में फैल रही है। अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और ये पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्रवाई नहीं की जाए। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिए इन्हें चुनावी मैदान में उतारते हैं और इसके बदले में इन राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाती है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदियों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है ताकि उनके वोट काटे जा सकें। कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो विशेष जाति या समूह से आते हैं और ये जाति समूह
पार्टियों पर दबाव डालते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट दिया जाए। मतलब क्या मतलब हुआ कि भारत चूंकि एक लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पर क्षेत्रीयता की बात, अपन कहते हैं कि अमुक का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मतलब अगर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पर मीणा से खड़ा हुआ है, या दूसरा जो अदर कास्ट जाति बाहुल्य क्षेत्र है तो वो वहाँ से कि भाई ये हमारा कंसिस्टेंसी एरिया है, यहाँ पर यहाँ की जनता के यहाँ के जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसके कैंडिडेट के जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि वास्तव में उनका जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ हुआ। लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से हम बात करते हैं कि जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वो बात नहीं आई है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने के कारक मानी जा सकती हैं। जैसे अब हम मान सकते हैं कि जाति आधारित राजनीति देश की बुनियादी और एकता पर प्रहार कर रही है, ये हम सभी जानते हैं। आज जाति जो है वो चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है, और अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन को जन्म दिया है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ निरपेक्षता के संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इस संबंध में कुछ आयोग भी बने हुए हैं, कुछ चुनाव समितियां भी बनी हुई हैं, जिनकी हम सिलसिलेवार यहाँ पर चर्चा करते हैं। तारकुंडे समिति बनी थी 1974-75 में, फिर बनी 1990 में चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति आई। 1993 में राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। 1998 में चुनावों में राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। 1999 में चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट भेजी गई। 2004 में चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति ने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2010 में चुनाव सुधार और चुनाव कानूनों पर तनख्वाह समिति की भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये जो समितियां थी, इन सभी समितियों का उद्देश्य, जिन भी वर्षों में ये समितियां गठित की गई, उनकी सिफारिशों के आधार पर चुनावों में सुधारों की मांग की गई थी, और उनकी अनुशंसाओं के आधार पर, इन आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई प्रकार के सुधार किए गए। जैसे अब हम इनको दो टाइम पीरियड में बांट सकते हैं, जैसा वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार तथा वर्ष 2000 बाद के चुनाव सुधार। 2000 पूर्व से जो चुनाव, जिन समितियों की सिफारिशों के आधार पर जो चुनाव सुधार किए गए वो निम्नलिखित हैं। जैसे संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था, सुधार था, इसको आप ध्यान रखिएगा। संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई। दूसरी बात है, चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। तीसरा है, इस अवधि में ये जो कर्मचारी हैं वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10% की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। अगला सुधार आता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में जो 2000 से पहले में चेंज आया
वो आया है ईवीएम मशीन का आना, जिसका लक्ष्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है, जिसके प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को तैयार किया गया। दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई, जिसमें आयोग को ईवीएम मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया है। प्रयोग के तौर पर ईवीएम का पहली बार उपयोग वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था। 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में प्रयोग किया गया। एक और जो बात आती है वो ये आती है कि 2000 के पहले की हमने चर्चा करी, अब हम चर्चा करते हैं 2000 के बाद में क्या क्या चुनाव सुधार हुए थे। ईवीएम जो मशीन आई थी वो 2000 से पहले में आ गई थी। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जहां मीडिया लगातार एग्जिट पोल की बात करता था, लेकिन अब क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा सजा दोनों ही हो सकते हैं। पहले आपको पता होगा कि जब चुनाव होते थे तो लगातार तो अपन कहते थे ना अब इसकी तरफ रुझान आ रहा है, तो अब क्या है कि 2000 के बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी बात आती है चुनाव खर्च पर सीलिंग। लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए कर दिया गया है, वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। तीसरा आता है इसमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान। सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो, ऐसे में उसको मतदान देने का अधिकार है। चौथा बात आती है जागरूकता और प्रसार। युवा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है और ये सिलसिला 2011 से शुरू हुआ है। 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में जाना जाता है। 20,000 रुपए से यदि राजनीतिक चंदे की राशि इकट्ठी होती है तो इसकी जानकारी चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा नोटा। नोटा के बारे में हमने वीडियो भी डाला हुआ है पूरा। 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। नोटा NOTA यानी कि नन ऑफ द अबव। यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। पहले जब भी कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था, लेकिन इससे मतदाता के वोट ऑफ सीक्रेट बैलेट के अधिकार को नुकसान पहुंचता था। समझ में आ गई कि नोटा का मशीन में बटन नहीं होता था, मतलब जहां वो वोट कास्ट करता था तो उसको क्या होता था कि भाई वो आप गए वोटिंग प्लेस पे, वहां आपने कहा कि मुझे किसी को वोट नहीं देना, तो आपको एक रजिस्टर में लिखवाया जाता था
कि भाई आप साइन करो और ये बताओ कि भाई आप लिख के दे दो कि मुझे वोट नहीं देना है। लेकिन इससे क्या होता था कि उसकी सीक्रेसी वो पता चल जाती थी। तो इसीलिए ईवीएम मशीन में ही नोटा के विकल्प को चुना गया है। नेक्स्ट आता है मतदाता निरीक्षण पर पेपर ऑडिट ट्रायल। यह एक ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वो ये सत्यापित कर सकें कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को ही पड़ा है जिसके पक्ष में उसने मत डाला है। क्योंकि जब मत पड़ता है तो एक पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम होता है जिसे मत दिया गया है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है तकनीकी का प्रयोग। निर्वाचकों के लिए कंप्यूटरकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्ट्रल सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री को खत्म करने के लिए डुप्लीकेशन तकनीक लाना, मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कि कॉमेट नाम की एक प्रणाली विकसित की है। इसमें चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान के केंद्र की निगरानी रखना संभव हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक व्यवस्था है, कॉमेट कहा जाता है। फिर जीपीएस का प्रयोग कर मतदान केंद्रों की अब निगरानी की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए सिविजनल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कि वो बता सकता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन काफी इस मामले में सचेत हो गया है। लेकिन फिर भी भारतीय निर्वाचन पद्धति की फिर भी आलोचनाएं की जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें जो हम चर्चा कर चुके हैं कई बार निर्वाचन पद्धति के बारे में, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की जो इसमें चुने जाते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा वोट पाने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार घोषित किया जाता है। दूसरी बात है कि राजनीतिक दल जिन सामुदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन समूहों की आवाज सदन में अनसुनी रह जाती है। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को यूपी में लगभग 20% और देश में 4.1% वोट मिले। परिणाम स्वरूप वह देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी। फिर भी लोकसभा में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसी प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में 15% वोट मिले, लेकिन उसका एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। यह प्रणाली भारत की निर्वाचन पद्धति का एक बहुत बड़ा दोष कही जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा पारदर्शिता से चुनाव करवाया जाए और चुनाव सुधारों को लागू किया जाए। जो भी कमेटीज चुनाव सुधारों के बारे में अपनी अनुशंसाएं करती हैं वह सरकार द्वारा लागू किए जानी चाहिए। पेड न्यूज और फेक न्यूज पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। जनमत को प्रभावित करने की कोशिशें चाहे धन से चाहे बल से, वो सब रोक होनी चाहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी कंट्रोल होना चाहिए। एक और आवश्यकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।